नमस्कार बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल। वेलकम बैक इन दिस कोर्स। तो बच्चों, एक्चुअली आज से हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जो बहुत ही फेमस चैप्टर है, मोशन, गति। गति जो होती है ना, बेसिकली आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा है, जिसमें वेलोसिटी, वेग, चाल, स्पीड, एक्सेलरेशन, त्वरण और भी बहुत कुछ मोमेंटम वगैरह की बातें होती है। तो 11th स्टैंडर्ड का एक बहुत ही फेमस टॉपिक है मोशन, गति। ठीक है ना? उसी के बारे में हम आज से शुरू करेंगे। आई होप अब तुम लोग जो है थोड़ा सा मोशन में आगे होंगे अपनी स्टडी में। मैंने आपसे कहा था डेली रिवीजन करना, 2 चैप्टर आपके खत्म हो चुके हैं। अब इन 2 चैप्टर्स के बाद में आपको लग गया होगा कि ज़्यादा कोई कठिन पढ़ाई नहीं है फर्स्ट ग्रेड की या फिर स्कूल लेक्चरर की या पीजीटी की। बस ये है कि पढ़ाई बहुत सारी है, तो आपको निरंतर पढ़ना है, इजी में पढ़ना है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट कोई पढ़ाई नहीं है। मैं आपको बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस देने वाला हूँ, कुछ तो मैंने आपको दे दिए, कुछ और मैं देने वाला हूँ। बस उन प्रैक्टिस क्वेश्चंस को करना है, ऐसा कोई खास बड़ा काम नहीं है। ठीक है, चलिए तो हेडिंग दो फटाफट से। मोशन मतलब गति। क्या होती है गति, उसके बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज द मोशन? ठीक है, इंग्लिश में कन्वर्ट कर ही लेगी सोनिया, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो मैं हिंदी में लिखा दे रहा, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं मैक्सिमम, उनको मैं हिंदी में लिखा दे रहा कि आखिर ये गति होती क्या है। व्हाट इज द मोशन? तो लिखो, यदि किसी वस्तु की स्थिति में, फॉर्मूला सबको याद है, मतलब कि हम लोग क्या करते हैं, डी आर अपॉन डी टी लिखते हैं। डी आर अपॉन डी टी का मतलब एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन, द चेंज इन द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू द टाइम, समय के सापेक्ष, समय के रेस्पेक्ट में। ठीक है ना बेटो? तो लिखो, यदि किसी वस्तु की स्थिति में, यदि किसी वस्तु की स्थिति में, एक मिनट रुकना।
परिवेश का मतलब होता है एनवायरमेंट, ठीक है। क्या होता है बच्चों, जैसे कोई वस्तु है, वो इसी स्थान पर है और अब वो अपना स्थान परिवर्तन करके दूसरे स्थान पर जा रही है, ठीक है। तो obvious सी बात है वो अलग अलग समय अंतराल में जाएगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो तुम यहाँ पर हो, तुम्हारी दादी है, अब तुम्हारी दादी को मंदिर तक पहुंचने में लगता है आधा घंटा, उसका स्थान तो परिवर्तन हो गया ना, ठीक है ना। आपने क्या बोलते हैं, आपने दादी को बोला दादी आप चलो, फिर आप चले, तो ऑब्वियस सी बात दोनों मंदिर पहुंचे तो दूरी तो समान है, पर उस समान दूरी को अलग अलग समय अंतराल में आपने महसूस किया, आपने मेजर किया। तो ऑब्वियस सी बात है ये जो पैरामीटर जो स्थिति में परिवर्तन को मेजर कर रहा है समय के सापेक्ष और परिवर्तन के सापेक्ष, परिवेश के सापेक्ष, ऑब्वियस सी बात है। देखो मेरी बात सुनो, हो सकता है दादी जो है नॉर्मल प्लेन रोड पे जाए और तुम लोग गड्ढों में से निकलो, तो ऑब्वियस सी बात है गड्ढों में वातावरण कुछ अलग होता है, तो फिर हम लोग गति का एक तरह से कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि परिवेश आपका अलग हो गया, वातावरण वातावरण एनवायरनमेंट चेंज हो गया आपका, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि हमको सिंपल भाषा में समझाओ, बहुत सिंपल लैंग्वेज में, तो वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन, खत्म। ये परिवेश वगैरह तो एक अलग चीज है, ये आपको ऐसे हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि परिवेश लिखना ही है या परिवेश बोलना ही है, ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो वस्तु की स्थिति में समय के सापेक्ष परिवर्तन क्या कहलाता है, गति कहलाता है, उसे हम क्या कहते हैं, गति कहते हैं। तो परिवेश के सापेक्ष परिवर्तन को उस परिवर्तन हो तो उसे गति कहते हैं। अब गति देखो दो तरह से होती है, तो आप सिंपल से ये बोल सकते हो द चेंज इन द पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड द मोशन। अब मोशन में क्या हुआ, दो प्रकार के मोशन होता है देखो, एक तो डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट। लिखो गति दो प्रकार की होती है, गति दो प्रकार की होती है। नंबर वन निरपेक्ष गति, और नंबर टू सापेक्ष गति। अब इसमें नंबर वन की बात करते हैं, निरपेक्ष गति की बात करते हैं। समझ रहे हैं? व्हाट डू यू मीन बाय इनडायरेक्ट मोशन, समझना। जैसे मान लो कि कोई कार जा रही है, ठीक है ना, आप खड़े हो अपने घर के गेट पर, ठीक है, तो आप उस कार की मोशन को महसूस कर पा रहे हो, आप उस कार की मोशन को देख पा रहे हो, समझ रहे हो। तो आप उस कार की मोशन को देख रहे हो, अगला बंदा खड़ा हुआ है अगले वाले गेट पे, हाँ यूनिफॉर्म मोशन, तो अगला बंदा खड़ा हुआ है अगले वाले गेट पे, वो भी उस कार की मोशन को देख रहा है, फिर अगला बंदा खड़ा हुआ है अगले कार की मोशन में। तो एक तरह से, ठीक है, हर इंसान सड़क पे खड़ा हुआ है और वो कार की मोशन को देख रहा है, ठीक है। या फिर वो कार वाला बंदा जो बाहर वाले बंदे को देख रहा है, समझ रहे हो, वो कार वाला बंदा उस बाहर वाले बंदे को देख रहा है, ठीक है ना, समझ रहे। तो इस तरह से जो मोशन होती है वो निरपेक्ष कहलाती है, क्योंकि वो ऑब्वियस सी बात है कि वो क्या बोलते हैं, सारे बंदे कार को देख रहे हैं,
तो सबको पता है कि कार मोशन कर रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कार की मोशन उन सब बंदों से अनअफेक्टेड है। ठीक है, एक होती है सापेक्ष गति। सापेक्ष मतलब कि एक दो वस्तु मोशन कर रही है, मान लो एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, तो दो कारें निकल रही है, तो एक कार वाला दूसरे वाले कार की मोशन को देख रहा है, दूसरा कार वाला पहले वाले कार की मोशन को देख रहा है। तो ए कार की वेलोसिटी दूसरे के रेस्पेक्ट में, मतलब दूसरे के सापेक्ष, या बी कार की वेलोसिटी ए के सापेक्ष, रिलेटिव मोशन, नॉन रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन, बस बस कोई बात है ना। तो लिखो निरपेक्ष गति के बारे में, यदि कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु जो कि निरपेक्ष विराम में है, किसी अन्य वस्तु जो कि निरपेक्ष विराम में है के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है। के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है। ठीक है ना। दूसरा लिखो सापेक्ष गति। ये सब डेफिनेशन कोई काम की नहीं है, वैसे आपके सवाल नहीं बनते, तो केवल चैप्टर की स्टार्टिंग है, इंट्रोडक्शन है, प्रस्तावना है एक तरह से जो मैं दिखा रहा हूँ। आपेक्षिक बोलते इसको, जो मैंने आपको कार का उदाहरण दिया है ना बेटा, वो भी एक तरह से आपेक्षिक गति ही है। बताऊं कैसे? क्योंकि आप क्या कह रहे हो कि आदमी जो खड़ा है ना रोड पे, वो कार की मोशन को मेजर कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो कार की मेजरमेंट उस बाहर खड़े आदमी के सापेक्ष है। समझ में आ रही बात? कहने का मतलब ये है कि दुनिया में ऐसी कोई भी गति नहीं है जो निरपेक्ष हो। जैसे मान लो भगवान एक परम सत्य है, ठीक है ना, उसको हम नहीं नकार सकते। तो जो आस्तिक लोग हैं जो भगवान को मानते हैं, ठीक है, चाहे कोई भगवान को माने, तो वो एक निरपेक्ष उदाहरण हो गया। निरपेक्ष का मतलब ये है कि नास्तिक की बात नहीं कर रहा मैं, जो ज़्यादा ही ज्ञानवान लोग हैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो हम जैसे बुद्धिमान मूर्ख लोग हैं जो भगवान को मानते हैं, ठीक है ना। क्योंकि जो साइंटिस्ट होते हैं या जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो कहते हैं भगवान कुछ नहीं होते, बट मैं तो बता रहा हूँ, जैसे हम लोग तो आस्तिक हैं, आप लोग भी आस्तिक हो, तो हम सब भगवान को मानते हैं, तो हम भगवान की एग्जिस्टेंस पर विश्वास करते हैं, वो निरपेक्ष है। तुमसे बोलेंगे तो भी तुम यही बोलोगे, मुझसे पूछोगे तो भी यही बोलूंगा कि भगवान है, ठीक है, वो निरपेक्ष होता है उदाहरण। अब सापेक्ष का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो मैं बोल दूं कि यार भगवान है, तुम बोल दो कि यार भगवान नहीं है, वो सब अपने कर्मों का खेल है। कोई दूसरे से पूछे तो क्या बोलते हैं कि भगवान सब भ्रम की बातें हैं। तो ये सापेक्ष हो गया। तुम्हारे सापेक्ष भगवान की अलग डेफिनेशन है, मेरे सापेक्ष अलग डेफिनेशन है भगवान की, सबके सापेक्ष अलग अलग। ऐसी गति नहीं है, किसी भी वस्तु की कोई गति नहीं है दुनिया में जो निरपेक्ष हो, जो हर जगह से देखने पे सेम प्राप्त होती हो। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ। तो सोनिया, दुनिया में कोई गति निरपेक्ष गति होती ही नहीं है, सब गतियां सापेक्ष गति होती है। हर गति में आप देखोगे तो हर ऑब्जर्वर के हिसाब से अलग अलग गति हो सकती है। इसलिए दुनिया में जितने भी प्रकार की गतियां होती है सब सापेक्ष गति होती है, रिलेटिव मोशन होती है।
या फिर इसको आपेक्षिक गति भी कहा जाता है। आपेक्षिक या सापेक्ष गति, रिलेटिव मोशन या सापेक्ष गति, आपेक्षिक या सापेक्ष गति भी इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है ना बेटा, ये दोनों तरह से मोशन होता है। तो लिखो, यदि कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु, हाँ ये मूलभूत सत्य है एसटीआर का, ये उसका पहला नियम है कि हर वस्तु सापेक्ष होती है, रिलेटिव मोशन होती है। यदि कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु जो कि आपेक्षिक विराम में है, आपेक्षिक विराम में है के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है। के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है। आपेक्षिक या सापेक्ष गति कहलाती है। आपेक्षिक या सापेक्ष गति कहलाती है। सिंपल सी बात है, समझ में आएगी बात। सापेक्ष गति का मतलब क्या होता है? दुनिया में हर गति सापेक्ष गति है बेटा, हर गति किसी ना किसी ऑब्जर्वर के सापेक्ष हो ही रही है। अब देखो, निर्देश तंत्र के आधार पर गतियों की बात करते हैं। जैसे मान लो 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, सिंपल सी बात है यार। रेलगाड़ी चलती है 1 डायमेंशनल, कहीं और जा नहीं सकती, या तो वो आगे जाएगी या पीछे जाएगी। हम धरती पर गमन करते हैं तो वो 2 डायमेंशन, हम उड़ तो सकते नहीं है, या तो हम एक्स में जाएंगे या वाई में जाएंगे, उड़ेंगे तो 3D में हो जाएगा। मच्छर की गति 3D में होती है क्योंकि वो 3 दिशाओं में जा सकता है। तो मोशन 3 प्रकार की होती है, ये कोई लिखाने वाली बात नहीं है, फटाफट से लिख लो, मैं तुम्हें लिखाता हूँ। लिखो, निर्देशांक ज्यामिति के आधार पर, मैं फटाफट बोल देता हूँ इस चीज को, कोई बड़ी बात नहीं है, फटाफट लिख लो इस चीज को। क्या लिखोगे? निर्देशांक ज्यामिति के आधार पर गति 3 प्रकार की होती है। फटाफट हाथ चलाओ, फटाफट लिख लो। निर्देशांक ज्यामिति के आधार पर गति 3 प्रकार की होती है। On the basis of coordinate system, motion has 3 types. निर्देशांक ज्यामिति के आधार पर गति 3 प्रकार की होती है। According to coordinate system, motion has 3 types. Number 1, एक विमीय सरल रेखा के अनुदिश गति। ऐसे लिख लो, एक विमीय गति, ब्रैकेट में लिख लो सरल रेखा के अनुदिश गति, 1 डायमेंशनल मोशन, ठीक है, मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। एक विमीय गति, ब्रैकेट में सरल रेखा के अनुदिश गति, 1 डायमेंशनल मोशन, मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। इसमें लिखो फटाफट से, यदि समय के साथ साथ, यदि समय के साथ साथ, यदि समय के साथ साथ
केवल एक निर्देशांक परिवर्तन हो तो, केवल एक निर्देशांक परिवर्तित हो तो केवल एक निर्देशांक परिवर्तित हो तो उसे सरल रेखीय गति या रेखीय गति कहते हैं। उसे सरल रेखीय गति या रेखीय गति कहते हैं। दैट्स इट। दूसरा लिखो, द्विविमीय गति। दूसरा लिखो, द्विविमीय गति, टू डायमेंशनल मोशन। ब्रैकेट में लिख लो, समतल में गति, मोशन इन अ प्लेन। समतल में गति या फिर मोशन इन अ प्लेन। इसमें लिखो, यदि समय के साथ साथ यदि समय के साथ साथ यदि समय के साथ साथ दो निर्देशांक परिवर्तित हों, दो निर्देशांक परिवर्तित हों, यदि समय के साथ साथ दो निर्देशांक परिवर्तित हों, तो उसे समतलीय गति कहते हैं। तो उसे समतलीय गति कहते हैं। समझ में आ गई बात? और नंबर तीसरा लिखो, त्रिविमीय गति, थ्री डायमेंशनल मोशन। त्रिविमीय गति ब्रैकेट में लिखो, आकाश में गति, मोशन इन स्पेस। आकाश में गति उदाहरण मैं आपको दे चुका हूँ ऑलरेडी, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। इसमें लिखो, इसमें लिखो, यदि समय के साथ साथ तीनों निर्देशांक परिवर्तित हों, यदि समय के साथ साथ तीनों निर्देशांक परिवर्तित हों, यदि समय के साथ साथ तीनों निर्देशांक परिवर्तित हों, तो उसे आकाश में गति कहते हैं। तो उसे आकाश में गति कहते हैं। बड़ा सिंपल है। अब गति तीन प्रकार की हो गई, ये बात भी ठीक है। अब गति को परिभाषित करने वाले दो पैरामीटर है, एक तो स्पीड होता है, एक वेलोसिटी होता है। स्पीड वेलोसिटी में बड़ा अंतर होता है खासा, मतलब एक तो होता है वेग और एक होता है चाल। वेग और चाल में बेसिक डिफरेंस तुमको पता है, बेसिक डिफरेंस मतलब बेसिक अंतर तुमको पता है, ठीक है। बट इस स्थिति में भी हमको ये समझना पड़ेगा कि आखिर ये बेस मतलब वेग और चाल, वेग किससे संबंधित है और चाल संबंधित किससे है। तो ये भी आपको पता है कि वेग एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, चाल एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, जो बेसिकली दो राशियों दूरी और विस्थापन से संबंधित होती है। अब आपको ये समझना है आखिर ये दूरी क्या चीज है और विस्थापन क्या चीज है। समझ में आ रहा है? आपके घर से मंदिर जाने के तीन रास्ते हैं,
एक तो है मेन रोड, पर मेन रोड पे जाने के लिए आपको पहले गली में से घुसना पड़ता है, फिर मेन रोड पकड़ना पड़ता है, फिर मेन रोड पूरा क्रॉस करना पड़ता है, फिर गली में घुसना पड़ता है। बड़ा लंबा रास्ता है। और एक रास्ता है खेत में से होके जाने का, बीच में खेत पड़ता है ना, तो खेत में से भी जा सकते हो आप, ठीक है ना, बीच में खेत में से होके जा सकते हो। तो अगर मैं बोलूं कि तुम्हारे घर से मंदिर की दूरी कितनी है, अगर मैं बोलूं तुम्हारे घर से मंदिर की दूरी कितनी है, तो तुम क्या बोलोगे? 1 किलोमीटर। मेन रोड से जाएंगे तो 800 मीटर, अगर साइड वाली गली से जाएंगे तो, और खेत में से जाएंगे तो 600 मीटर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि तुम्हारी जो दूरी है वो अलग अलग हुई ना, ठीक है ना, तुम्हारी दूरी अलग अलग हुई। पर तुमसे बोलो विस्थापन कितना है तुम्हारा घर से मंदिर की तरफ, तो सबसे स्मॉलेस्ट जो दूरी होती है घर से मंदिर की 600 मीटर, वो तुम्हारा विस्थापन हो गया कि तुम घर से मंदिर की तरफ विस्थापित हो चुके हो। तो ये अंतर होता है दूरी और विस्थापन में। इसी से समझते हैं वेलोसिटी और स्पीड को। तो पहले हेडिंग दो दूरी तथा विस्थापन, फटाफट से हेडिंग दो दूरी तथा विस्थापन। दूरी तथा विस्थापन। अरे बात समझ में आई, दूरी विस्थापन कैसी होती है? लिखो। खैर लिखाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप ऐसे समझो जैसे मैंने समझाया था। ये मान लो ए पोजीशन है और ये बी पोजीशन है। अब ए से बी तक जाने के 3 4 रास्ते मैंने आपको बताए, तो चलो 3 रास्ते में आपको दिखा दे रहा है। ये हो गया पाथ फर्स्ट, ये हो गया पाथ सेकंड, ये हो गया पाथ थर्ड। इनका एग्जाम्पल है सिंपल है। तो एक बात बताओ, ए से बी तक आप जा रहे हो तो दूरी अलग अलग होगी पर विस्थापन तो सेम होगा ना, क्योंकि दूरी अलग अलग होगी सब रास्तों से, पर विस्थापन तो ए से बी तक का पाथ फर्स्ट के लोग जो सबसे स्मॉलेस्ट है वही होगा ना। तो दोनों में ये अंतर होता है। विस्थापन एक प्रकार का होगा, समझ में आई ये बात? क्योंकि दूरी अलग अलग हो सकती है, ठीक है ना, वो हो सकता है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि आखिर ये दूरी होती क्या है। दूरी का मतलब सिंपल शब्दों में पथ की लंबाई, लेंथ ऑफ द पाथ। जैसे मान लो आपने पाथ फर्स्ट ट्रेवल किया, पाथ सेकंड ट्रेवल किया, पाथ थर्ड ट्रेवल किया, तीनों पाथ अलग अलग लंबाई कर हैं। समझ में आ रही है बात? तो दूरी जो होती है ना बेटा, दूरी बेसिकली दूरी का मतलब होता है पथ की लंबाई। दूरी जो होती है वो होती है पथ की लंबाई। दूरी बेसिकली होती है पथ की लंबाई। तो कण द्वारा तय किए गए वास्तविक पथ की लंबाई दूरी कहलाती है। क्या बोला मैंने? कण द्वारा तय किए गए वास्तविक पथ की लंबाई
दूरी कहलाती है। है ना? तो एक तरह से आप ये बोल दीजिए कि दूरी मतलब क्या होता है? दूरी मतलब पथ की लंबाई। हाँ, अगर आप वापस से ए पॉइंट पर आते हो तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। हाँ, बट ये है कि दूरी अलग अलग हो जाएगी, डिस्टेंस उसकी अलग अलग होगी, अलग अलग पाथ के अकॉर्डिंगली, बट डिस्प्लेसमेंट जो है उसका क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अभी हम दूरी की बात कर लेते हैं, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की बात बाद में करेंगे। तो नोट जीरो, मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूँ, नोट लिखो आप लोग, कुछ नोट लिखो दूरी के बारे में। नंबर वन लिखो, दूरी हमेशा उस पथ पर निर्भर करती है। लिखो, मैं लिखा रहा हूं, दूरी हमेशा उस पथ पर निर्भर करती है। दूरी हमेशा उस पथ पर निर्भर करती है जो कण द्वारा तय किया गया हो। जो कण द्वारा तय किया गया हो। दूरी हमेशा उस पथ पर निर्भर करती है जो कण द्वारा तय किया गया हो। फुल स्टॉप। कण की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति पर निर्भर नहीं करती है। कण की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति पर निर्भर नहीं करती है। समझ में आया? कोई डिलीवरी बॉय आपके घर पे डिलीवर करने आ रहा है सामान, तो भाई साहब अगर वो उसको रास्ते में कीचड़ मिला तो रास्ता चेंज कर लेगा ना, तो उसका तो लग गई ना पेट्रोल की। तो वो तो रास्ते पे डिपेंड कर रहा है ना, उसका पेट्रोल, वो तो डिपेंड कर रहा है कि भैया मैं किस रास्ते से जाऊं, उसको तो डिपेंड करना पड़ेगा ना। तो उसको ये पता है कि अलग रास्ते से लाऊंगा तो अलग खर्चा बैठेगा मेरा पेट्रोल का, ठीक है ना। तो उसको ये फर्क ही नहीं पड़ता कि मैं कहाँ से चला कहाँ से नहीं चला, उसको ये फर्क पड़ता है कि मैं किस रास्ते से चला। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस गूगल मैप पे ढूंढता है, ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ताकि उसका पेट्रोल कम से कम चले। दूसरा पॉइंट लिखो, एक गतिशील कण के लिए, दूसरा लिखो, एक गतिशील कण के लिए, एक गतिशील कण के लिए दूरी शून्य तथा ऋणात्मक नहीं हो सकती। दूरी शून्य तथा ऋणात्मक नहीं हो सकती, ये हमेशा धनात्मक होती है। ये हमेशा धनात्मक होती है। सिंपल सी बात है, कोई अगर वस्तु चली, जैसे ही उसने स्टार्ट किया, तो ऑब्वियस सी बात है स्टार्ट करते ही कुछ दूरी तो वो चलेगा, जीरो तो हो नहीं सकती। ये बात तो श्योर है, या तो धनात्मक होगी या फिर बहुत ज़्यादा धनात्मक होगी, या तो जीरो नहीं होगी या फिर नहीं होगी नेगेटिव। ठीक है, एक लिखो पॉइंट नंबर तीन, दूरी एक अदिश राशि होती है। डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है ना। दूरी अदिश राशि होती है, ठीक है, दूरी अदिश राशि होती है, बस उसको तो स्केल लेके नापना है भैया कि अंतिम अवस्था से प्रारंभिक अवस्था के बीच की डिस्टेंस कितनी है, किस रास्ते को चला, ठीक है ना। दिशा से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको तो बस डिस्टेंस नापनी है, यहाँ से वहां तक की डिस्टेंस कितना है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है बेटा कि आपको ये देखना होता है कि आप किस दिशा में डिस्प्लेस हो रहे हो, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, टॉप में, बॉटम में, कहाँ आपका डिस्प्लेसमेंट है, वो वेक्टर होता है। बाकी दूरी में कोई वेक्टर होता नहीं है। तो दूरी एक अदिश राशि होती है, ये आपका नंबर तीसरा पॉइंट हो गया, ठीक है बेटा। अब तीन पॉइंट के बाद एक सबसे अलग लिखो, ये पॉइंट मत लिखना, लिखो ऐसा ही मात्रक क्या होता है दूरी का। तो खेल आपको पढ़ा रखा है मैंने, इसमें कोई नई बात नहीं, मीटर में होता है, लगभग लगभग मीटर में नापते हैं। सीजीएस मात्रक की बात करोगे तो सीजीएस में सेंटीमीटर होता है।
ये मीटर में होता है, ये सेंटीमीटर में होता है। वीमा की बात करो मतलब डायमेंशन तो ऑब्वियस सी बात है, M0 L1 और T0 होती है इसकी बीमा। कोई प्रॉब्लम ही नहीं है बीमा में तो, है ना। बस इतने सारे खास पॉइंट थे। अब ऐसे ही पॉइंट लिख लो विस्थापन के। लिखो विस्थापन। लिखो, इसमें दो तरह की डेफिनेशन मैं आपको दूंगा। सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मैंने आपको समझाया था ना ऊपर, तो लिखो फर्स्ट डेफिनेशन, प्रथम परिभाषा। फर्स्ट डेफिनेशन, प्रथम परिभाषा। इसमें लिखो कण की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति के मध्य, कण की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति के मध्य, कण की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति के मध्य कण की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति के मध्य लघुत्तम दूरी को विस्थापन कहते हैं। लघुत्तम दूरी को विस्थापन कहते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है ना, लघुत्तम दूरी को विस्थापन कहते हैं। अब जैसे मैंने आपको ऊपर एक डायग्राम बताया था ना, ए से लेके बी तक आप गए, यहाँ से गए, यहाँ से गए, यहाँ से गए, तो उसी डायग्राम को दोबारा बना लो और उसमें लिख लो पाथ फर्स्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। मतलब प्रथम पाथ को ही हम क्या बोल देंगे, विस्थापन कह देंगे। ये सबसे शॉर्टेस्ट वही है ना। मैंने आपको मंदिर वाला एग्जांपल भी दिया था कि आपके घर से मंदिर कितना दूर है, 600 मीटर है। विस्थापन इतना ही है उसका, है ना, दूरी नहीं, विस्थापन की बात कर रहा हूँ। तो विस्थापन उसका इतना ही है। दूसरा लिखो डेफिनेशन, सेकंड डेफिनेशन लिखो, लिखो एक कण के प्रारंभिक बिंदु से, एक कण के प्रारंभिक बिंदु से एक कण के प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक खींचा गया सदिश एक कण के प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक खींचा गया सदिश विस्थापन कहलाएगा। ये प्रारंभिक बिंदु है, अंतिम बिंदु भी है, यहाँ तो सदिश खींच दो तो ये विस्थापन हो गया। अरे सिंपल सी बात है, इसे बोल देंगे डिस्टेंस मतलब दूरी, और इसे बोल देंगे विस्थापन मतलब कि डिस्प्लेसमेंट। एक वक्र में तीनों मैंने दोनों आपको समझा दिए कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और दूरी क्या होती है। अब इसके भी कुछ खास पॉइंट है जो मैं आपको लिखाऊंगा, नोट डाल लो। नंबर 1, जैसे पॉइंट हमने उसके लिखे थे ठीक वैसे ही पॉइंट इसके भी लिखेंगे। लिखो विस्थापन हमेशा उस पथ पर निर्भर नहीं करता, विस्थापन हमेशा उस पथ पर निर्भर
नहीं करता जो कण द्वारा तय किया गया है, जो कण द्वारा तय किया गया है। जो कण द्वारा तय किया गया है, यह कण की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति पर निर्भर करती है। यह कण की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति पर निर्भर करती है, करता है, जो भी है। इससे लिखो, देख लो। नंबर 2 लिखो, विस्थापन एक सदिश राशि है। विस्थापन एक सदिश राशि है। ऑब्वियस सी बात है, अगर सदिश राशि है तो इसकी कोई दिशा भी तो होगी, देयर इज सम डायरेक्शन, ओके। तथा आगे लिखो, इसकी दिशा हमेशा प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक होती है। दैट्स द पॉइंट। तथा इसकी दिशा हमेशा प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक होती है। तथा इसकी दिशा हमेशा प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक होती है। अरे आ गई बात समझ में? इसका मान धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य हो सकता है। ये मजे की बात है। धनात्मक तो होगा, इसे ऑब्वियस सी बात है, ऐसे भी तो कह रहे हो। ऋणात्मक भी होता है। ऋणात्मक का मतलब ये होता है बेटा कि आप अगर नेगेटिव डायरेक्शन में चलेगा तो ऋणात्मक हो जाएगा। वह शून्य भी हो सकता है। शून्य कब होगा? जब आप जिस बिंदु से चले और वापस से उसी बिंदु पर आकर आपने गति को खत्म कर दिया। जिस बिंदु से चले और वापस वहीं पे आके खत्म कर दिया तो वो शून्य हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि विस्थापन का मान धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य हो सकता है। दैट्स इट। नंबर 3 पॉइंट लिखो, दूरी बराबर विस्थापन हम तब कह सकते हैं। नंबर 3 पॉइंट लिखो, दूरी बराबर विस्थापन हम तब कह सकते हैं दूरी बराबर विस्थापन हम तब कह सकते हैं जब कण अपनी दिशा को परिवर्तित किए बिना सरल रेखा में गति करता है। जब कण अपनी दिशा को परिवर्तित किए बिना सरल रेखा में गति करता है। बस तब जाके दोनों बराबर हो जाएंगे। सिंपल सी बात है। चौथा पॉइंट लिखो, एक्चुअली दूरी जो है ना, हो सकता है दूरी जो है दूरी याद रखना हमेशा विस्थापन से या तो बड़ी होती है या फिर बराबर होती है। दूरी कभी भी विस्थापन से छोटी नहीं हो सकती, क्योंकि दूरी हमेशा धनात्मक होती है। विस्थापन शून्य भी होता है, धनात्मक ऋणात्मक होता है। तो हर स्थिति में याद रखना दूरी और विस्थापन का जो रेशो है ना, वो लेस देन 1 कभी नहीं हो सकता, क्योंकि कभी भी दूरी विस्थापन से छोटी हो ही नहीं सकती। ये कंफर्म है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है दूरी विस्थापन के बारे में, क्योंकि दूरी और विस्थापन एक बहुत इंपॉर्टेंट राशि है गति को समझने के लिए, क्योंकि इनसे ही संबंधित है वेलोसिटी एंड स्पीड। अब इसके हम बहुत सारे कुछ सवाल करेंगे जो हम कल करेंगे, ठीक है, क्योंकि अब इसका थ्योरेटिकल पोर्शन दूरी विस्थापन का हुआ खत्म। इतने ही पॉइंट थे जो दूरी विस्थापन में आपको याद रखने थे। इनसे भी कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस छोटे मोटे बन जाते हैं, बट वो छोटे मोटे सवाल घातक हो जाते हैं अगर तुम्हें छोटी मोटी जानकारी भी ढंग से नहीं पता हो तो इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। अब इसके सवाल कल करेंगे, ठीक है ना, दूरी विस्थापन के।
और फिर उसके बाद कल ही हम शुरू कर देंगे चाल एवं वेग। ठीक है, चाल और वेग क्या होता है उसके बारे में भी कल ही हम स्टडी करेंगे। फिर चाल और वेग की थ्योरी में कल पढ़ाऊंगा, उसके सवाल परसों कराऊंगा। ठीक है, तो इस प्रकार से चाल वेग की बात करते रहेंगे धीरे धीरे। फिर चाल वेग के बाद त्वरण आएगा, त्वरण के बाद में आएगा गति के नियम, गति के नियम के बाद में आएंगे बल, बल के बाद में आएगा प्रेशर, वर्क, उसके बाद में कुछ और, उसके बाद में कुछ और। तो इस तरीके से ये 11th स्टैंडर्ड की जो फर्स्ट बुक है इसमें बहुत कुछ है बच्चों। ठीक है, आपके समझने के लिए फर्स्ट बुक इज़ अ वेरी क्रूशियल बुक, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये ना, इसलिए इसको ढंग से पढ़ते रहना। इसके सवाल न्यूटन्स लॉ से संबंधित भी होते हैं, उनको भी हमको ढंग से करना है। ठीक है, सोने तुमने वो टेस्ट दिया कि नहीं दिया यूनिट नंबर 1 का, जल्दी बताओ। तुमने यूनिट नंबर 1 का टेस्ट दिया? या नहीं दिया? हाँ मुझे दो। और सौरभ तुमने दिया क्या? सौरभ तुमने यूनिट नंबर 1 का टेस्ट दिया? सौरभ है क्लास में? चलो सौरभ से कल बात करेंगे। ठीक है, बाय।